24 में तो इनको बिल्कुल नकार देना चाहिए, लेकिन आप उनके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे तो कैसे मिल जाएगा? संविधान बचाने का था, देश बचाने का था। तो साक्षी महाराज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपने 12 गांव जो गोद लिए थे वहीं विकास नहीं करा पाए। कहे थे, वादे किए थे बड़े बड़े, वो वादे तो वादे ही रह गए। बड़ा तो अभी मोदी जी के वजह से ये आपका साक्षी महाराज। चौथे चरण में उन्नाव में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। क्या यहाँ चुनाव के परिणाम होंगे, पत्रकारों की क्या राय है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उन्नाव के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ आज जो चुनाव हुआ है उसमें अभी तक निकलकर सामने आया है, और बात करेंगे क्या 4 तारीख को परिणाम देखते हैं। हमारे साथ सबसे पहले राहुल जायसवाल जी हैं। राहुल जी, चुनाव संपन्न हो गया उन्नाव में, क्या देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव इस बार जो हुआ है इसमें पब्लिक जिस हिसाब से मुखर हुई है, शायद हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। लेकिन जो पुराना आंकड़ा हम देखें साक्षी महाराज का, वो लगभग 4 लाख वोटों से जीते थे। अब लहर तो उनके विरोध में है, लेकिन वो कितना विरोध है या केवल दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी देखा कि विरोध तो दिखाई पड़ा, लेकिन जीता है कोई दूसरा कैंडिडेट। तो इस नाते का मार्जिन बढ़ा रहा है, तो क्या वो मार्जिन कम होता दिख रहा है? देखिए, बूथ स्तर पर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और राहुल गांधी जी की जो अपनी बातें हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव, उनकी भी जो बातें हैं, लगातार काम तो कर रही हैं, लेकिन वो जो मतदान हुआ है वो किसकी ओर रुख किया है, ये तो 4 तारीख को ही पता लग पाएगा आपको। कुछ और पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, 4 तारीख को लोकसभा का परिणाम आना है। आप उन्नाव के जो मतदान हुआ है लोकसभा का, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए, अगर पलड़ा भारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर आंकड़ों पर अगर जाएंगे, यानी चुनावी जो आंकड़े हैं, तो विरोध तो साक्षी महाराज का बहुत दिखा। इस बार काफ़ी विरोध रहा आम पब्लिक में, क्योंकि नाराज़गी थी कि साक्षी महाराज जीतने के बाद क्षेत्र में कभी नज़र नहीं आते, विकास तो दूर की बात रही। तो इसको लेकर नाराज़गी थी, और प्लस साथ में जो इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे थे, यानी जो उनका मैनिफेस्टो था, अगर उसकी बात कर ले, वो काफ़ी चर्चा में रहे। उसमें साफ सबसे खास रहा जो उनकी इंडिया गठबंधन की जो बात रही, संविधान बचाने की लड़ाई। ये लड़ाई जो है, ये काफ़ी जो नीचे गांव क्षेत्रों में ये काफ़ी नज़र आई। जो वोट बैंक रहा है, जो पिछली बार साक्षी महाराज का जीत का अंतर 4 लाख के आसपास था, वो जीत का अंतर काफ़ी था, लेकिन वो वही वोट बैंक था जो संविधान की लड़ाई बचाने में इस बार जो है चुनाव मैदान में कूदा है। तो अगर इस बार पलड़ा भारी की बात करें तो सभी जानते हैं कि इस बार चुनाव एक तरफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी चुनाव में जो गठबंधन की प्रत्याशी अन्नू टंडन है, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नज़र आ रहा था। कुछ और भी पत्रकार हैं, फर्स्ट राउंड में सबसे एक बार उनका मत ले लेते हैं। सत्यम, आप काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस बार का चुनाव आप किस नज़रिए से देखते हैं? दोनों पार्टियों में अच्छा चुनाव लड़ा, कांटे की लड़ाई है। जीत का मार्जिन साक्षी महाराज का बहुत ज़्यादा था। अब कितना कम होगा, कौन जीतेगा, ये तो 4 तारीख को ही डिसाइड होगा, मगर चुनाव दोनों पार्टियों ने अच्छा लड़ा। नहीं, तो अच्छा लड़ने में क्या वो 4 लाख का जो मार्जिन था वो कम होता आपको दिख रहा है? अब विरोध तो है, कितना विरोध दिखेगा क्या है, ये तो 4 ही तारीख को बता सकते हैं। उन्नाव के सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। दवा, आप बहुत दिनों से उन्नाव की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बार का चुनाव आप किस तरीके से देखते हैं और क्या अलग पाया है पिछले चुनावों से आपने? थोड़ी बात मेरी लंबी होगी, 10 मिनट। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, पहले राजनीति 2016 से पहले राजनीति, 2014 से पहले राजनीति रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर होती थी। मगर 2014 के बाद भारतीय राजनीति ने आस्था पर मतदान करना शुरू किया, ठीक, और लोगों ने रोजी रोटी को नकार करके आस्थाओं पर मतदान शुरू किया। भारतीय राजनीति के जो ट्रेंड था वो रोजी रोटी ख़त्म हो गई, आस्था पर हो गई, और इस बार भी मतदान आस्था पर ही हुआ है। अंतर ये है कि पहले 2 मतदान धार्मिक आस्था पर हुए हैं, और ये मतदान जो हुआ है ये भी संविधान के आस्था पर हुआ है। तो आस्थाओं में मतलब संविधान के तरीके में कोई बदलाव मतलब कोई नहीं आया। वो भी 14 का आस्था पर चुनाव हुआ, 19 का आस्था पर चुनाव हुआ, और ये 24 का भी आस्था पर चुनाव हुआ है। मगर फ़र्क इतना आया है, एक कि संविधान के आस्था पर चुनाव हुआ है,
वो धार्मिक मंदिर और मस्जिद के आस्था पर हुआ था। और इस तरह से मेरा अपना मानना है कि हमारा जो गठबंधन का प्रत्याशी है उसके पक्ष में मतदान बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सवाल किसी वर्ग की आस्था का था, संविधान बचाने का था, देश बचाने का था, और उनके आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न था। नहीं, लेकिन जो साक्षी महाराज की जीत का अंतर था 2019 के चुनाव में वो बहुत बड़ा था। तो दोनों प्रत्याशियों में कैसे बिल्कुल जीत भी उन्हीं लोगों ने साक्षी महाराज को मंदिर मस्जिद, उस समय उनकी आस्थाएं मंदिर मस्जिद से जुड़ी थी, उन्होंने बाबा के पक्ष में मतदान किया। इस बार उनकी आस्थाएं संविधान के पक्ष में जुड़ गई हैं, इसलिए वो टर्न बैक हो गए हैं। और जब वही टर्न बैक हो गए हैं तो कहाँ साक्षी महाराज का उतना रेशियो रहेगा, हमको बता दीजिए। जो वही लोग टर्न बैक हो गए जिनको लोग मानते हैं रोजी रोजगार, मतलब वही 5 किलो 6 किलो अनाज के चक्कर में उड़ देते हैं। नहीं, हमारे देश को लोग, हम जहाँ तक मेरा अनुभव है, हम भावनात्मक लोग हैं। हम भावना में बह कर के रोजी रोटी भी भूल जाते हैं। भावना को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, रोजी रोटी रोजगार को हम कम महत्व देते हैं। कम से कम 2014-2019 का चुनाव इस बात का प्रमाण है, और उसी बात का प्रमाण ये 19-24 का भी चुनाव है। ये भी आस्था का चुनाव है। अंतर इतना है कि वो मंदिर के आस्था का चुनाव था, ये भारतीय संविधान के मंदिर के आस्था का चुनाव हुआ है। आपके पास फिर दोबारा भी आएंगे। कुछ और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, इस बार का चुनाव आप किस तरीके से देख रहे हैं? तरीके से देख रहे हैं कि 3 दल यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा, सपा और बसपा, ठीक है ना। और पिछली बार का जो चुनाव 19 वाला हुआ था उसमें कांग्रेस, सपा और भाजपा लड़ी थी। इस बार बसपा लड़ रही है, तो जो निर्णायक मतदाता होगा वो बसपा का होगा। वो जिस ओर गया होगा जीत उसी की होना मेरी नज़र में होना। उम्मीदवार को उतारा था, तो क्या उस ब्राह्मण उम्मीदवार ने बीजेपी के साक्षी महाराज का कुछ नुकसान किया? आपको क्या दिखा? वो प्रत्याशी हमको लगता है कि चुनाव लड़ ही नहीं पाए। नुकसान तो करते लेकिन वो लड़ नहीं पाए। अब जब लड़ नहीं पाए तो वो जो उनका वोटर है वो किस तरफ शिफ्ट हुआ है तय ये करेगा। जीत उसी की होगी जिधर बसपा का वोटर गया होगा। और भी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यम है, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं। सत्यम, इस चुनाव को आपने किस नज़रिए से देखा और क्या आपका ओपिनियन रहा? देखिए, जैसा आलोक भाई ने भी बताया कि 3 पार्टियां यहाँ से लड़ी, बसपा, सपा और भाजपा। बसपा जिन्होंने जैसे बताया कि निर्णायक रहेगा, लेकिन बसपा यहाँ पर लड़ाई में बिल्कुल बाहर है, क्योंकि कई क्षेत्रों में तो गए नहीं तो यहाँ के प्रत्याशी थे। दूसरी बात ये कि 19 में और 14 में जिस प्रकार से विजय हुई है, 14 में करीब जो है 3 लाख वोट से पार हुए, फिर 19 में 4 लाख से पार हुए। तो उस समय जब अन्नू टंडन की जो सपा से यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो पहली बार में 16% वोट पाई थी, दोबारा 15% वोट पाई। तो अब ऐसा ही कोई जादू हो जाए जो ये 4 लाख पार या 3 लाख पार हो जाएं। बाकी बाबा का जो कहना है कि 5 लाख पार जाएंगे, हो सकता है कोई मैजिक काम कर जाए जो 5 लाख पार हो जाएंगे। लेकिन जो इस बार जो हवा चल रही है वो मोदी लहर से ज़्यादा हवा तो इस बात की चल रही है कि इस बार बाबा तो गयो, तो लग नहीं रहा कि बाबा जाए। मतलब इतनी आसानी से बाबा जाने वाला नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई मैजिक काम कर जाए, लेकिन बाबा जाने वाला नहीं है। 5 लाख पार भले ना हो, लेकिन मार्जिन, कहीं न कहीं आपका कहना है मार्जिन बड़ा था, मार्जिन जो है मैजिक और राम मंदिर जो मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको बाबा इसको कैश करा सकते हैं। बाबा दोबारा आएगा, लग रहा है। ऐसा ही कोई जादू आ जाए, हो जाए जो अन्नू टंडन जीत जाए। बाकी तो अभी आपके पास फिर आएंगे दोबारा। अपने पत्रकारों के पैनल के पास वापस पहुंचते हैं। अब इस बार बात करते हैं उन्नाव में विकास को लेकर क्या लोगों का मानना रहा और विकास के मुद्दे पर कौन प्रत्याशी कहाँ टिकता नजर आ रहा है। राहुल जी, अगर विकास के मुद्दे की बात की जाए तो दोनों प्रत्याशियों में किसको आप प्लस मानते हैं? क्योंकि साक्षी महाराज 2 बार से सांसद हैं, तो वो कितना काम 10 वर्षों में कर पाए हैं और दोनों प्रत्याशियों के कंपैरिजन में क्या मानते हैं इसे? देखिए, कंपैरिजन के तो पूर्व में अन्नू टंडन जी भी सांसद रही हैं और 10 साल से साक्षी महाराज हैं। मेरी जानकारी के अनुसार कि ना अन्नू टंडन जी ने कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है जिससे उन्नाव की समूची जनता को लाभ मिला हो, और ना ही साक्षी महाराज जी ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे समूची जनता को लाभ मिला। तो विकास कार्यों की बात करें तो दोनों लोगों को अगर 10 में से हम 1 नंबर दें तो पर्याप्त होगा।
बाकी वो नंबर के हकदार नहीं है। मतलब दोनों सांसदों ने अपने कार्यकाल में कुछ कहा? दोनों सांसदों ने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या किसी अन्य विषय पर वो बता सकें, वो स्वयं बता सकें कि हमने कार्य किया। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं रहीं या स्टेट गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं रहीं जो लेकिन वो भी उस तरीके से काम नहीं कर पाई हैं कि जिसमें उन्नाव जनपद का विकास हुआ। अच्छा, बसपा की तरफ से एक प्रत्याशी था, उसने किसका नुकसान किया, किसका फ़ायदा किया, लड़ाई में उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, बसपा की जहाँ तक बसपा का एक काडर वोट है, नो डाउट, लेकिन पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार बसपा का जो काडर वोट था सर्वाधिक बीजेपी में चला गया था। इस बार वो पार्टीशन की वो बसपा में नहीं गया है, वो इस बार कुछ बीजेपी में है और कुछ वहीं गठबंधन के साथ में है, क्योंकि इंडिया का जो अपने व्यूज नारे थे कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, इसके कारण या तो वो गठबंधन में चला गया है या तो फिर बीजेपी में। बसपा में बहुत ही कम प्रतिशत रहा है जो उनका मूल वोटर है बसपा में। 24 चुनाव में आप किस प्रत्याशी को प्लस मानते हैं? देखिए, अगर जातिगत गणित के हिसाब से देखा जाए तो साक्षी महाराज प्लस हैं। 4 तारीख को परिणाम आएगा तो आपकी नज़र में साक्षी महाराज प्लस रहेंगे? नहीं, साक्षी महाराज परिणाम आने के बाद कौन प्लस में रहता है? हमने कहा जातिगत अगर देखा जाए, क्योंकि उन्नाव की आबादी मेरे हिसाब से 60% बैकवर्ड आती है, और जहाँ तक कि सामान्य बिरादरी के जो भी लोग हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, उनका भी मतदान प्रतिशत जो है वो भाजपा के पक्ष में रहता है। तो ये हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि साक्षी महाराज फिर से सांसद हों। कुछ और पत्रकार हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी, जातिगत आंकड़ों की बात करें तो जो ये उन्नाव का समीकरण है, आप इन समीकरण के आधार पर किसको इस चुनाव में प्लस देखते हैं? देखिए, इस चुनाव की अगर बात करें तो जातिगत आंकड़ों पर अगर बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि इस बार का जो चुनाव 14-19 यानी जब मोदी जी का मैजिक शुरू हुआ था, जिसको मैजिक लोग बोलते हैं, 14 के बाद 19 के बाद 24, ये 24 का चुनाव 14 और 19 से काफ़ी अलग है। सबसे पहली बात है ना, 14 और 19 में जो गठबंधन था, पहली बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है। तो अगर जो, क्योंकि जातिगत वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये जो गठबंधन है इसकी वजह से जातिगत में अगर बात करें तो मुस्लिम का जो वोट बैंक है, यानी जो मुस्लिम ध्रुवीकरण होता था, सपा और कांग्रेस में बढ़ता था लोकसभा में, इस बार नहीं बढ़ा है क्योंकि गठबंधन है। और दूसरी बात, जातिगत में अगर जाएंगे तो इनका विरोध, क्या कहते हैं, बीजेपी कैंडिडेट साक्षी महाराज का विरोध की वजह से हर बार जो है, जो पिछली बार 4 लाख वोटों से जीते थे ये, तो जो कहते हैं एससी वोट बैंक जो था वो इनके साथ था, क्योंकि राशन कारगर था और बहुत सारी अन्य चीज़ें थी, जिसकी वजह से एससी वोट बैंक पिछली बार 19 में और 14 में इनके साथ था। लेकिन इस बार वो वोट बैंक खिसका है। खिसका क्यों है? क्योंकि जैसा अभी एक हमारे सीनियर पत्रकार ने बताया अभी कि इस बार चुनाव जो है आस्था का था, लेकिन संविधान की आस्था से जुड़ गया था। वजह यही रही कि वो वोट बैंक खिसका। और दूसरी बात यह है कि इस बार बसपा ने अपना कैंडिडेट घोषित किया था, तो जिस लिहाजा जो कैडर वोट है बसपा का, वो अब जो भी था कुछ वोट बैंक बसपा के पास वापस गया, कैडर वोट बैंक, और बचा कुचा संविधान की लड़ाई के लिए गठबंधन के साथ आ गया। पिछली बार प्रत्याशी बसपा का नहीं था, तो वो बसपा का वोट किधर गया था? पिछली बार जो बसपा का वोट बैंक, मैंने बताया, पिछली बार बसपा का वोट बैंक वो बीजेपी के साथ चला गया था, क्योंकि 5 किलो राशन की धूम थी और प्लस अन्य जो मुद्दे थे, क्योंकि पिछली बार जो गठबंधन था वो बीएसपी और सपा का गठबंधन था। तो बीएसपी का जो वोट बैंक था वो, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा, ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा था, समाजवादी पार्टी के साथ वो वोट बैंक नहीं गया था, तो इस वजह से वो बीजेपी में चला गया था, जिसका फ़ायदा मिला 4 लाख वोट बैंक था। लेकिन इस बार वो वोट बैंक जो है बीजेपी से, यानी साक्षी महाराज से पूरा खिसका है, जिसका जो है, जो मुझे लगता है, जातिगत वोट बैंक की बात करें तो साक्षी महाराज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। किसे आप इस चुनाव में बढ़त बनाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में जो बढ़त है वो इंडिया गठबंधन की है, क्योंकि आंकड़ों की जो मैंने बताया, सारे आंकड़े, यानी एससी बीसी का जो वोट बैंक है, जो बीसी का लोधी का वोट बैंक, या बीसी हर बार जो है साक्षी महाराज के साथ रहता था, लेकिन अब की बार बीसी ने करवट ली है, जिसकी वजह से साक्षी महाराज को खासा नुकसान होगा। और इसी वजह से बढ़त जो है, जो इंडिया गठबंधन अन्नू टंडन है, उनको मिलती दिखाई पड़ रही है। सत्यम जी भी हमारे साथ हैं, पूछ लेते हैं। सत्यम, जो उन्नाव के आंकड़े हैं जातिगत, उस आंकड़े के हिसाब से साक्षी महाराज ने बड़ी जीत 2019 और 2014 में हासिल की थी। इस बार वो आंकड़े
आपकी नज़र में क्या साक्षी महाराज के खिलाफ भी होते दिख रहे हैं? कुछ आंकड़े हैं जो साक्षी महाराज के विरोध में हैं। अब कुछ क्षत्रिय समाज भी है और कुछ बैकवर्ड समाज भी है और कुछ एससी समाज से कुछ भी है। कुछ नैरेटिव इस बार संविधान से जुड़ा हुआ रहा, संविधान पे तमाम लोगों ने वोट किया। अब कितना संविधान पे वोट पड़ा है, संविधान को बचाने पर तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने इस बार मुद्दा दिया कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखिए, संविधान तो कोई वैसे ख़त्म नहीं करेगा। अच्छा, एक बड़ा लाभार्थी वर्ग रहा है जो बीजेपी की सरकार से लाभ ले रहा हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे राशन पाने वाले लोग हों, वो इस चुनाव में आपको किधर जाते हुए दिखे? अब ये तो इस पे कहना तो मुश्किल है कि किस तरफ जा रहे हैं। वो बीजेपी के साथ बरकरार दिख रहे हैं या कुछ वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। भाई, जिसको राशन मिल रहा है, जिसको किसान सम्मान निधि मिल रही है और तमाम सारी सेवाएं जिसको मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड जिसका बनना, अब वो तो साथ रहेगा। मगर जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन, उसका जो मैनिफेस्टो है वो भी इनसे ज़्यादा कारगर है। उसमें माँ लक्ष्मी धन योजना है और अग्निवीर योजना है, जो बच्चे 4 साल के लिए भर्ती होंगे और 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे, उसके बाद उनको क्या होगा, उनका कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अग्निवीर योजना बंद करने के लिए कहा। मतलब युवाओं में विरोध दिखा है, युवाओं में जोश है इस बार कि परिवर्तन वो लोग चाहते हैं। अब देखिए 4 तारीख को कितना परिवर्तन होता है। ये तो आपकी नज़र से किस प्रत्याशी को आप प्लस देखते हैं? दोनों प्रत्याशी प्लस हैं, अपनी अपनी जगह अच्छा लड़ रहे हैं। अब कौन जीतेगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। और भी पत्रकार हैं, हम सत्यम के पास फिर आते हैं। सत्यम, विकास के मुद्दे की बात की जाए, लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव है, हमेशा ठगा हुआ महसूस करते हैं उन्नाव। ना बेहतर रोजगार की व्यवस्था है। साक्षी महाराज जब 2014 में पहली बार आए थे तो उन्होंने रोजगार और तमाम मुद्दों को लेकर बड़ा माहौल बनाया था। 10 वर्षों में उस माहौल को वो कितना अमली जामा पहना पाए हैं और कितना यहाँ के लोगों को लाभ मिला है, इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो उनको क्या इस बार 2024 के चुनाव में फ़ायदा मिल रहा है या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी फ़ायदा उठा रहा है? अच्छा, अगर विकास की बात करें तो 24 में तो इनको बिल्कुल नकार देना चाहिए। 24 में एज ए जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, 24 में इनको बिल्कुल जनता को नकार देना चाहिए। विकास हुआ ही नहीं है भाई। आपने कुछ गोद लिए थे गांव, टीकर गांव गोद लिया था, टीकर के अलावा 12 गांव और हैं, लिए थे। ठीक है, तो वो विकास उनमें ही कम से कम करा देते। ऐसे कम से कम 54 जाने कितने गांव पूरे ज़िले में हैं। आपने 12 गांव जो गोद लिए थे वहीं विकास नहीं करा पाए। लोग उसको जो है विपक्ष जो उसको कैश करा रहा है, जा करके वहाँ खबरें बना रहा है, तो कम से कम वही हो जाता। बाकी जो जैसे बहुत सारे मुद्दे जो उन्होंने चुनाव के वक्त कहे थे, वादे किए थे बड़े बड़े, वो वादे तो वादे ही रह गए। तो 14 में मोदी लहर में जीते, दोबारा भी मोदी का करंट था, 19 में जीते, इस बार राम मुद्दे पे जीतेंगे। बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि पहली बार जब 14 में आया तो कह रहे थे कि जो समुदाय जिससे बिलोंग करते हैं, लोधी समुदाय, उससे उन्होंने कहा था 2.5 लाख मोदी, 2.5 लाख लोधी, हम जीत जाएंगे, जीत भी गए। इस बार वो जो इनके समुदाय के लोग हैं 2.5 लाख से 5 लाख हो गए, 4.5 लाख हो गए। अगर 56% मतदान हुआ है तो आधे तो कम से कम मिलेंगे ही, थोड़े बहुत खिसकेंगे इधर उधर। स्टार्टिंग में लग रहा था खिसक रहे हैं, लेकिन लास्ट तक वो खिसके नहीं। पिछले चुनाव में यहाँ सपा बसपा का गठबंधन था और ईवीएम पर बीएसपी का सिंबल नहीं था, तो ब्राह्मण प्रत्याशी था। तमाम ऐसे वोटर रहे थे जो बीएसपी के साथ, जो कैडर वोट था बीएसपी के साथ नहीं गया, बीजेपी के साथ चला गया। क्या वैसी कोई स्थिति इस बार भी आपको दिखती हुई नज़र आ रही है या बीएसपी अपना कैडर वापस ला रही है? देखिए, जो यहाँ प्रत्याशी बनाए गए थे अशोक पांडे ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं, भगवंत नगर विधानसभा के रहने वाले हैं। वहाँ जो कलम और तलवार का धनी माना गया है, वो तिलक और तलवार का ब्राह्मण समुदाय वहाँ ज़्यादा रहते लोग, तो वहाँ के समुदाय से बिलोंग करते हैं। पता चला है कि कम से कम 1 लाख 1.5 लाख वोट पा जाएंगे। लेकिन जो कैडर वोट जो है बसपा का, वो जो पिछली बार खिसक गया था, भाजपा के पक्ष में खिसक गया था, वो हो सकता है 50% वापस आ जाए। लेकिन अगर प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी पूरी विधानसभाओं में नहीं जा पाए। आपकी वो जो जोड़ रहे हैं वो एससी का वोटर जो जोड़ रहे हैं कि 3.5 लाख उनको मिल जाएगा, लेकिन आप उनके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे तो कैसे मिल जाएगा वो? आप खाली सदर छोड़ करके, भगवान नगर छोड़ के आप कहीं गए नहीं। आप जोड़ रहे हैं कि मोहान का आपको मिल जाएगा 3.5 लाख वोटर, कैसे मिल जाएगा भाई? आप गए नहीं, आपको जानता ही नहीं वो। तो वो हो सकता है बाबा को मिले या गठबंधन के प्रत्याशी घर घर जा रही हैं,
लोग उनके घर घर जा रहे हैं, हो सकता है उनको मिल जाए। आप जो है इस चुनाव में किस प्रत्याशी को बढ़त पाता हो देख रहे हैं? बढ़त तो अभी मोदी जी के वजह से ये आपका साक्षी महाराज भारी है। हमारे साथ आलोक भाई भी हैं। आलोक भाई, जी तमाम आंकड़े हैं, तमाम आंकड़ों के आधार पर लोग अपनी गणनाएं कर रहे हैं। एक बड़ा लाभार्थी वर्ग यहाँ उन्नाव में भी रहा है, चाहे किसान वर्ग रहा हो और चाहे वो 5 किलो राशन पाने वाला हो। ये क्या इस बार फिर से बीजेपी के साथ वर्ग गया है या अपनी जो कहा जाता है कि ये इसका कैडर वोटर है, ये इसका कैडर अपनी पार्टी की तरफ वापस गया है या बीजेपी के साथ बरकरार है? देखिए, इसमें एक लाभार्थी वर्ग प्रधानमंत्री आवास वाला भी रहा है, जो भी बड़ा रहा है।